नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सोल्यूशन कर रहे हैं। पार्ट ए हमने कवर किया, जिसमें हमने 2016 के पेपर को के जो है 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। आज सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और 21 से लेके जो है 40 तक जो है आपके क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं जो कि CUET के लिए है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपके क्वेश्चन को। पहला है, विच सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम शेयर इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कौन सा सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके नेशनल इनकम इन इंडिया। तो क्या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शेयर है आपके नेशनल इनकम में वो आपका टर्शरी सेक्टर का है, दैट इज़ आपका सर्विस सेक्टर। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लोगों का जॉब जो किस सेक्टर में है, तो आपके प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग आपके इन्वॉल्व है। इसी वजह से आपके इंडिया में जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है पाया जाता है। पर जो सबसे ज़्यादा GDP का शेयर है वो किसका है, आपके प्राइमरी का है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी का है। पर बिफोर इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन किसका था, तो उस समय हमारे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपकी GDP में ज़्यादा दिखता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके टर्शरी सेक्टर का नेशनल इनकम में हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है आपका रिविल प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि आपके पाउल ए सैमुअल्सन ने दिया था, और किस ऑर्डरिंग पे आधारित है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन या फिर आपके जो है नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा जो रिविल प्रेफरेंस आपकी थ्योरी है ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड है, ये इंट्रोस्पेक्शन पे आधारित नहीं है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। रिविल प्रेफरेंस ये आपका बिहेवियरल थ्योरी है, यानी यहाँ पर किसी भी जो कंज्यूमर है उसकी बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। रिविल प्रेफरेंस थ्योरी देने वाले कौन थे, आपके पाउल ए सैमुअल्सन ने दिया था। ठीक है, और आपको पता है आप यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ते हो, एक वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस, जिसमें कि आपके बेसिकली ये जो वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस है जो कंसिस्टेंसी वाले पार्ट को कवर करता है। अगर A इज़ ग्रेटर देन B है तो B इज़ नॉट ग्रेटर देन A होना चाहिए। ये आपका क्या होता है, कंसिस्टेंसी जो रूल होता है आपके मैथमेटिक्स का, ये फॉलो करता है। तो जो है कभी कभी पूछ देता है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो कौन से जो है आपके एक्जिम पे बेस्ड है, तो याद रखिएगा वो भी आपके वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस पे आधारित है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्जिम की भी बात करते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस, तो यहाँ पर दो रूल फॉलो होना चाहिए। एक आपके वीक एक्जिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस का, जो कि जिसको कि हम कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, ये आपका फॉलो होना चाहिए। सेकंड जो रूल फॉलो होना चाहिए ये आपका है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी, जो कि आप कभी कभी सुने होंगे कि A इज़ ग्रेटर देन B और B इज़ ग्रेटर देन C, तो हम ये जो है अज्यूम कर लेते हैं कि आपका A इज़ ग्रेटर देन C होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका जो आपका शार्प है दैट इज़ आपका इनडायरेक्ट है ना, ये इनडायरेक्ट आपका है। तो रिविल प्रेफरेंस बेसिकली आपके किस पे आधारित है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे। ऑप्शन नंबर इसी वजह से आपका A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सेंट पीटर गिव्स इंपॉर्टेंस टू। याद होगी कि सेंट पीटर की जो थ्योरी थी वो बोलता है इनोवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, इनोवेशन इज़ एवरीथिंग। तो जो सेंट पीटर की थ्योरी थी वो आपकी किसको इंपॉर्टेंस देता है, वो आपकी इनोवेशन को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, तो इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है बात की थी आपके इनोवेशन की। ठीक है, अगर हम बात करें जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड, न्यू मार्केट, न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो है इनोवेशन और आपके जो है क्रिएटिविटी के साथ की जाएगी तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट आपका अर्न कर सकेंगे, है ना। ये आपके सैम पीटर की थ्योरी थी इनोवेशन वाली, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओकुन्स लॉ पोस्टुलेट। ये क्या पोस्टुलेट करता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है आपके अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल GDP में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। The natural monopoly is a market situation in which all firms sell natural resources. Second one is single firm supply natural resources to entire industry, या फिर single firms can supply the market output more efficient than many firms. तो यहाँ पर जो single firms हैं वो जो सप्लाई करेंगे मार्केट के आउटपुट को अदर फर्म्स के से ज़्यादा मोर इफिशिएंट वे में, दैट इज़ आपका नेचुरल मोनोपोली। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो नेचुरल मोनोपोली की बात की जाती है इसमें सिंगल सेलर हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, समटाइम्स इसको भी कहा जाता है
ठीक है। और जो है और ये भी कहा जाता है देयर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट और प्रोडक्ट और सर्विसेज, यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कोई भी सब्सिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। द सप्लायर एंड इंडस्ट्री आर वन एंड सेम, यहाँ पर जो सप्लायर एंड इंडस्ट्री वो क्या है आपकी वन एंड सेम है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये भी आपके नेचुरल मोनोपोली का क्या है आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी सप्लायर होगा दैट इज़ प्राइस मेकर, ठीक है, जिसको मॉनिटर किया जाता है सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एन इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विल, आपके जब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बेसिकली टेक्नोलॉजी में, जब टेक्नोलॉजी आप इम्प्रूव कर लोगे तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा। क्या ये जो है आपके टेंड टू इंक्रीज इन आपके इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, या शिफ्ट होगा आपके सप्लाई कर्व टुवर्ड्स जो है लेफ्टवर्ड में शिफ्टिंग होगी, या फिर आपके राइटवर्ड में शिफ्टिंग होगी, या फिर जो है डिमांड कर्व टू लेफ्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि शिफ्ट सप्लाई कर्व टुवर्ड्स राइटवर्ड। आपको पता है सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पर प्राइस होता है, यहाँ पर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना, इस पे क्लियर। तो यहाँ पर आपका शिफ्ट टुवर्ड्स क्या हो जाएगा आपके राइटवर्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका एल शेप्ड आइसोकॉन जो होता है वो फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पर इनपुट लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर मान लो इनपुट एक्स आप ले रहे हो, इनपुट वाई ले रहे हो, दैट दे आर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप मशीन लगा रहे हो तो आपके साथ उसके साथ आपको जो है लेबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर एक मशीन एम्प्लॉयड कर रहे हो तो आपको एक लेबर भी लगाना पड़ेगा, तो दैट दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसी वजह से जो है आप यहाँ पर देखोगे ऐसा नहीं है कि आप 10 मशीन लगा रहे हो और एक लेबर के साथ काम कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि एल शेप्ड आपका जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का केस होता है तो वो एल शेप्ड बनता है। अगर आपका सब्स्टिट्यूट होगा तो आपका याद रखिएगा कि इस तरीके से आपका आइसोकॉन बिहेव करने लगता है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट एक्स और इनपुट वाई, ठीक है। ये परफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूट के केस में और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आपका एल शेप्ड आइसोकॉन्ट होता है। दीज एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर JMI एज वेल एज फॉर SAU और एज वेल एज फॉर CUTM इकोनॉमिक्स। सो नोट इट डाउन एंड मेक अ क्रिस्प एंड प्रॉपर नोट फॉर दिस, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कुड नॉट मॉडल अज्यूम दैट द फॉलोइंग केसेस, आपके कौन से केस हो सकते हैं यहाँ पर क्या अज्यूम करके चलता है कुड नॉट मॉडल। आपने इसको पढ़ा होगा ओलिगोपोली में, ठीक है। ओलिगोपोली के केस में आप स्वीजी, कुड नॉट, है ना, जो है ये सारे मॉडल्स को पढ़ते हो तो क्या अज्यूम करके चलता है। तो ये 2 फर्म्स यहाँ पर होते हैं इसके में, और एक फर्म मान के चलता है कि दूसरा फर्म जो है रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो सी वाला हो जाएगा। तो आप जो है जब कुर्नॉट और बर्ट्रेंड का मॉडल देखते हैं तो कुर्नॉट मॉडल आउटपुट पे आपका जो है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म को क्या करती है, इग्नोर करती है ना। व्हेन ओलिगोपोलिस इग्नोर्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। तो उसमें आप कुर्नॉट का मॉडल पढ़ते हो और किसका पढ़ते हो, बर्ट्रेंड जो है वो अपने प्राइस पे जो है देते हैं मॉडल को, और कुर्नॉट जो है आपके आउटपुट पे देते हैं। आपने इसको शायद पढ़ा होगा। और जब जो हम राइवल के फर्म, मतलब आपके राइवल जो फर्म्स होती हैं उसके मूव को देखते हैं तो उसमें आपके अलग मॉडल्स को हम स्टडी करते हैं। ये आपका बेसिकली क्योंकि 2 यहाँ पर फर्म्स है तो ये डुओपोली जैसा है, आपका प्रोडक्ट जो होगा होमोजीनियस होगा, ठीक है। नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको लिया जाता है इसमें, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो। और डुओपोलिस जो है आपका फुल्ली नो द मार्केट डिमांड कर्व, यहाँ पर जो है मार्केट डिमांड कर्व को पूरी तरीके से जानते हैं, ये सब अजम्पशन पे काम करता है। तो यहाँ पर अगर पूछता है कि अगर फर्म्स के इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करने वाला कौन सा मॉडल है तो दैट इज़ कुर्नॉट एंड बर्ट्रेंड मॉडल। कुर्नॉट मॉडल जो है आउटपुट पे प्ले करता है और आपका बर्ट्रेंड जो है वो प्राइस पे करता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वीजी मॉडल ओलिगोपोली अज्यूम्स दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्वीजी मॉडल जो है आपके बेसिकली किंग्ड डिमांड पे जो है इनका मॉडल दिया गया है, ये आपके किंग्ड डिमांड पे इनका मॉडल काम करता है, ठीक है। हमको पता है कि इस तरीके से किंग बनता है, ठीक है। यहाँ पर इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1 का केस आपके बनता है, ये आपका किंग हो जाता है, ठीक है। जब प्राइजेज़ राइज करती हैं तो आपके फर्म्स उसको उस पर रिएक्ट नहीं करते। जब अगर यही प्राइस रिड्यूस हो जाती है तो फर्म्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा जब हायर प्राइजेस होगा तो फर्म्स क्या करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज लेस, यहाँ पर अगर इस प्राइस के कंपैरेटिवली अगर रिस्पॉन्स देखें दैट इज़ लेस, पर अगर रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज तो ये ज़्यादा हो जाता है आपके रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
लोअर फॉर प्राइस इंक्रीज, यानी जो रिस्पॉन्स होगा यानी प्राइस इलास्टिसिटी आपके लोअर होगी किसके लिए, आपके जब प्राइस इंक्रीज होगा। वहीं पर जब प्राइस डिक्रीज होता है तो तुरंत जो है फर्म्स रिएक्ट करती हैं और उसके हिसाब से होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट आपका है इनकन्सिस्टेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबल्ड विथ सैटिवोस्की पैराडॉक्स। ये इस पैराडॉक्स के अंतर्गत जो है यहाँ पर किस क्राइटेरिया को लिया गया है। तो पॉइंट याद रखिएगा, कैल्डर एंड हिक्स के पैराडॉक्स के क्राइटेरियन को यहाँ पर यूज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है आपके हंगरी के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अपना टाइबोर नाम है इनका, टाइबोर साइटोवस्की, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, इन्होंने बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जो है इकोनॉमीज़ के लिए दिया था अपना ये पैराडॉक्स। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल ये यूज़ करते हैं कैल्डर एंड हिक्स का यूज़ करते हैं। अगर हमको पता होना चाहिए कि कैल्डर एंड हिक्स का इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए क्या बात करते थे। जैसे आपका बी है, दैट इज़ अगर इकोनॉमी एक बी है जो कि बेटर देन आपके ए है, ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ ए चेंज इट्स इम्प्रूव सोशल वेलफेयर ऑफ ए, यानी आपका फिर बोलते थे कैल्डर एंड हिक्स की मतलब बी, मतलब मान लो कि यहाँ पर इंडिया इज़ अ बी कंट्री एंड चाइना इज़ अ ए कंट्री, है ना। तो मान लो कि इंडिया का जो पॉलिसी है वो आपके वेलफेयर ज़्यादा क्रिएट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो चाइना के जो पॉलिसी होगी वो उसको चेंज करने पे फिर उनके यहाँ पर भी सोशल वेलफेयर आ जाएगा। पर जो आपके टाइबर साइटोवस्की थे, उन्होंने कहा था कि जो है भले ही ए अपने पॉलिसी को चेंज कर दे बट इट माइट नॉट लीड टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर नहीं ला पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर, क्योंकि इसके अगेंस्ट इन्होंने दिया था, इन्होंने बोला था कि अगर ए और बी कंट्री है और बी अच्छा काम कर रही है अपने यहाँ पर, अच्छा इकोनॉमिक वेलफेयर कर रही है, तो ए को अपनी पॉलिसी बदल देनी होगी और फिर यहाँ पर भी सोशल वेलफेयर आ जाएगा। पर साइटोवस्की ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर ए अपने यहाँ पर भले ही पॉलिसी चेंज कर दे फिर भी उसके यहाँ पर इम्प्रूवमेंट सोशल वेलफेयर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज, रैंक नल मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। रैंक अगर निकालोगे 0 0 अगर आप रखते हो तो उसका 0 ही आता है। आइगन वैल्यू ऑफ ए इज़ लैम्डा, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज, अगर हम ए मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू दैट इज़ लैम्डा, तो आपके ए स्क्वायर का क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन जो है किसने दिया था, जरा याद आप इसको जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एब्सोलूट किसने दिया था, परमानेंट किसने दिया था, ठीक है, और आपके लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ज़रा कमेंट में बताइएगा। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन आपके बताता है कब हम प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 तरीके की इनकम एंड 2 तरीके की कंजम्पशन की बात की गई है। आपके परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजम्पशन, है ना, दे आर प्रोपोर्शनली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से क्या है, प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। यानी जो आप परमानेंट इनकम अर्न कर रहे हो, है ना, उस पे जो आप खर्च कर रहे हो, और एक आपका होता है ट्रांजिटरी इनकम एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन। ट्रांजिटरी इनकम मतलब अचानक से तुम्हारी इनकम बढ़ जा रही है ना, मतलब कोई तुम्हारा लकी ड्रॉ खुल गया, है ना, तुम्हें पैसे मिल, दैट इज़ ट्रांजिटरी इनकम। ट्रांजिटरी कंजम्पशन क्या होता है, जो अचानक से आपका खर्च हो रहा है, जैसे आप बीमार हो गए तो वो खर्चे, थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, दैट इज़ कम्स अंडर ट्रांजिटरी कंजम्पशन। ये फ्रिडमैन ने दिया था आपके परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, तो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कौन सा पेयर प्रोपोर्शनली रिलेटेड है, तो आपके परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजम्पशन दे आर प्रोपोर्शनली रिलेटेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द एम्पेरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपकी किससे रिलेटेड आपके रहेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फिलिप्स कर्व से यार रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैनन ऑफ टैक्सेशन स्टेटेड बाय द एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा जो टैक्सेशन के कैनन्स बताए गए थे वो इसमें कौन सा नहीं आता है, तो याद रखिएगा जो कैनन्स में इंक्लूडेड है आपके इक्विटी है, सर्टेनिटी है, इकोनॉमी है, कन्वीनियंस है, प्रोडक्टिविटी है, इलास्टिसिटी है। तो आपकी कन्वीनियंस भी है, सर्टेनिटी भी है, प्रोडक्टिविटी है, पर इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, वो इक्विटी की बात करते हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, इक्विटी की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है इनका कैनन, ऑलरेडी मैंने क्लासेस में इसको करा रखा है। तो जो है याद रखिएगा कि ये इक्विटी की बात नहीं, इक्वालिटी की नहीं बात करते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर इन्फीरियर गुड इनकम इफेक्ट इज, अब याद रखिएगा इन्फीरियर गुड के लिए इनकम इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट जो जनरल इनकम इफेक्ट है उसकी बात होती है। अगर आपका इनकम इंक्रीज़ करता है तो आपका डिमांड फॉर नॉर्मल गुड क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। पर अगर आप इन्फीरियर गुड्स के लिए देखो
इनकम राइजेस, डिमांड जो है डिक्रीज़ कर जाएगा आपके किसके लिए, जो है इन्फीरियर गुड के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड इज़ नेगेटिव। अगर हम बात करें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करिएगा, मीन निकालने के लिए n इंटू पी होता है और इसका आंसर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट इफ़ यू फेल एंड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली फॉल्स। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, किस टाइप का एरर ये देखने के लिए मिलता है। तो जो है ये टाइप सेकंड हो जाता है। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव आता है, यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव आया ना, इस वजह से हुआ ये टाइप 2। फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है, इफ़ इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज़ एक्चुअली ट्रू इन पॉपुलेशन, तो वो होता है वहाँ पर ये टाइप 2 आपका एरर देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज़, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजीएस्ट क्वेश्चन, 0। जब हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम पे होता है, उस समय हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, याद रखिएगा 0। MU आपका क्या होता है, 0 होता है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ साइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, द पॉइंट ऑफ साइटी मार्जिनल यूटिलिटी इज़, तो मार्जिनल यूटिलिटी उस केस में आपका 0 हो जाता है। तो ये आपके जो है 40 क्वेश्चन कवर हुए। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, तो कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को हमारे। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी लॉन्च्ड है, 350 रुपीज़ में अवेलेबल है आपको। 72+ टेस्ट जो है वहाँ पर रनिंग ऑलरेडी है, टॉपिक वाइज जो कि है, और ये आपके SAU, ठीक है, और आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी इसमें और भी टेस्ट पोस्ट होने वाले हैं, आपके 90+ के आसपास यहाँ पर टेस्ट आपको मिलेगा, जो कि लैंग्वेज आपके इंग्लिश होगा, ठीक है, इसमें याद रखिएगा। और लगभग 2500 क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे। तो मैंने जो नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।